Hey dear students, welcome to the class that is organism and population. This is an important chapter, but somehow very long chapter is also there. But you should know the importance of organism and population. एक से दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से है. We will start the class that is organism and population. Clear? See, in this chapter इकोलॉजी के बारे में हम डील करेंगे एक्चुअली एनवायरनमेंट के बारे में और पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है पूरी चीजों को. ये सारी चीजें हम इस स्टेज पे डील करेंगे. बेसिकली इकोलॉजी की स्टडी है इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म in between the organism and its physical environment. Clear? Ecology is concerned with four levels of biological organism, that is organism, population, community and biomass. Clear? Now first we will deal organism and environment. जो कि फिजियोलॉजिकली जो भी नीड्स है दैट इज अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. कैसे ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर रहा है कोई भी इन्वायरमेंट को, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, हाई टेम्परेचर हो, ड्राफ्ट हो, कैसा भी सीजन को अगर वो अडेप्ट कर रहा है. द स्टडी ऑफ अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी. क्लियर? या एज ए सर्वाइवल है, रिप्रोडक्शन कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है इन द टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, ये आपका क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. अर्थ का जो रोटेशन होता है और एक्सिस का जो टिल्टेशन होता है, क्यों होता है? ड्यू टू एनुअल वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड सीजन. बायोमास जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ये सब फॉर्म होंगे ड्यू टू दिस वेरिएशन प्रेसिपिटेशन. ये सब चीजें होगी आपकी रीजनल लोकल वेरिएशंस फॉर्म होंगे, है ना. लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है हार्श और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, जैसे राजस्थान डेजर्ट्स, रेन शोक, मेघालय, है ना, फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रैंकेस, ये सारी चीजें जो है पोलर रीजन्स वगैरह, ये सब आपकी हैबिटेट में आएंगे. ये इंपॉर्टेंट है. फिजियोकेमिकल दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एटसेट्रा. ये सब बायोलॉजिकल बायोटिक कंपोनेंट होंगे, जैसे पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रेडेटर, कॉम्पिटिटर एटसेट्रा, दैट कैन लीड टू वेरिएशन इन डिफरेंट हैबिटेट. क्लियर? नाउ दिस इज द एनुअल प्रेसिपिटेशन. ये आपका डेजर्ट होगा, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड दिस इज आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा. Clear? So this is the ratio according to mean annual temperature और mean annual precipitation. Clear? देखो जो एनुअल टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा और प्रेसिपिटेशन होगा वो सेंटीमीटर में होगा. क्लियर? नाउ दिस इज द इमेज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट. क्लियर? दिस इज ट्रॉपिकल, डेसिडियस है बहुत घना. क्लियर? ये डेजर्ट दिख रहा है और यहाँ पर होगा सी कोस्ट, समुद्र के पास जो रहेगा दैट इज सी कोस्ट. क्लियर? ना अबायोटिक फैक्टर्स में आपका सबसे पहला आएगा टेम्परेचर. टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट को डेफिनेटली रिलेवेंट रहेगा. टेम्परेचर सीजनली वेरी करेगा हर सीजन के हिसाब से. ग्रेजुअली डिक्रीज होगा इक्वेटर में पोल्स के तरफ और प्लेन्स टू माउंटेन्स के तरफ. सब जीरो लेवल से पोलर रीजन्स और हाई एल्टीट्यूड में रहेगा ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ट्रॉपिकल डेजर्ट में. एवरेज टेम्परेचर थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल इवेंट्स इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस. Mango trees cannot grow in temperature countries is Canada, Germany, etc. वो वहां नहीं grow कर सकता. क्यों? क्योंकि there is no snow leopard in Kerala forest. Tuna fishes are rare beyond tropical latitudes in the ocean. Temperature affects kinetic enzymes, basal metabolism, and physiological function of the organism. रेंज के हिसाब से, थर्मल टॉलरेंस के हिसाब से दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको पाए जाएंगे. एक वो स्टेनोथर्मल्स जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सिर्फ टॉलरेट कर पाएंगे, और एक वो जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर पाएंगे, दैट इज यूरिथर्मल. स्टेनोथर्मल फॉर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और वाइड रेंज फॉर यूरिथर्मल. वाटर नेक्स्ट विल सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जरूरी है सर्वाइवल के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए. पीएच केमिकल कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है. सॉल्ट कंसेंट्रेशन सैलिनिटी 1000 होनी चाहिए पर पार्ट्स पर 1000. is less than in 5 inland water, 30 to 35 in sea, greater than 100 in hypersaline lagoons. ये भी टू टाइप के सैलिनिटी होंगे, यूरिक saline that is wide range of salinity टॉलरेट करने की, और नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी स्टेनोनाइन. ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स रहेंगे ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स की वजह से. नेक्स्ट इज लाइट. प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए.
अपना फ्लावरिंग के लिए, है ना, टॉलनेस के लिए, सरवाइव करने के लिए। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डायूरिनल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड। हाँ देखो, फॉरेजिंग, प्रोडक्टिव एंड माइग्रेटिव एक्टिविटीज के लिए भी ये जो है इनकी लाइट की जरूरत होती है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स, और ये सारी चीजें आपको पता है, यूवी स्पेक्ट्रम वगैरह ना। सॉइल के बारे में बात करो, जो सॉइल होगा आपका नेचुरल प्रॉपर्टीज रहेगी, ये भी चेंज होते रहेगी क्लाइमेट के हिसाब से, वेदरिंग प्रोसेस के हिसाब से, सेडिमेंटेशन, जितना भी मेथड्स है सॉइल डेवलपमेंट के, उनकी वजह से। सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर द पैरामीटर्स, लाइक इसमें भी क्या होंगे, पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, डिटरमाइन द वेजिटेशन एंड एनिमल्स इन द एरिया। एक्वाटिक एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये क्या डिटरमाइन करेंगे, द टाइप ऑफ बेंथिंग एनिमल्स। अब आइटू फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करने के लिए क्या क्या है। ऑर्गेनिज्म को कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होता है, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। दिस इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग प्रोसेसेस। कैसे? एक होगा आपका रेगुलेशन, यहाँ पे ये मेंटेन करेंगे फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर दोनों ही मीन्स से। इसका मतलब इट ensures the constant body of temperature, that constant osmotic concentration, that is osmoregulation, ये सब कुछ होगा। जैसे all birds and mammals, very few lower vertebrates and invertebrates। thermoregulation mammals में कैसे होगा, the success of mammals is mainly due to their ability to maintain a constant body temperature। समर के टाइम पे जब आउटसाइड का टेम्परेचर बॉडी से ज्यादा होने लगता है तो स्वेटिंग होता है, इससे वजह से इवेपोरेशन होता है, कूलिंग, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी होती है। लेकिन विंटर में क्या होता है, जब टेम्परेचर 37 डिग्री से बिलो होता है तो हमें शिवरिंग होने लगती है, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैमल्स की बात कर रहे हैं, दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? नाउ कन्फर्मर, व्हाट इज कन्फर्मर? 99% of animals and nearly all plants cannot have a constant internal environment, so their body temperature or osmotic concentration change with surrounding condition, they are called conformers. In aquatic animals, osmotic regulation, concentration of body fluid changes with the ambient osmotic concentration. Thermoregulation is energetically expensive, especially for small animals, shrews, hummingbirds, ये सब। इनके पास large surface area होगा to their volume, so they lose body heat very fast। क्यों? क्योंकि बाहर से cold है। उसके बाद क्या होगा, then they have expend much energy to generate body heat। Therefore, the small animals are rare in the polar regions। That's why। Now, migration, कुछ ऐसे बर्ड्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं, ये कुछ टाइम के लिए स्ट्रेसफुल हैबिटेट के कारण कहीं और चले जाते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, दैट इज हॉस्पिटेबल एरिया, जो जहां पर उन को कंफर्टेबल लगता हो। फॉर एग्जाम्पल समर विंटर के टाइम पे ये क्योलादा नेशनल पार्क, यहाँ पे भरतपुर राजस्थान, ये होस्ट रहेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम आईगी, सिबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। विंटर के टाइम पे सस्पेंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड लोअर प्लांट्स से थिक वॉल्ड स्पोर्स रहेंगे, हेल्प टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। अंडर suitable condition they germinate। In higher plants, seeds and some vegetative reproductive structures serve to their tied over periods of stress by reducing their metabolic activity, और ये germinate होंगे under favorable moisture and temperature में। Mammals की अगर बात करें, example जैसे hibernation of bears during water और estivation of some snails and fishes during summer। Diapause की बात करें, कैसा stages suspended development of many zooplanktons in lakes and ponds। So ये examples आपको स्पेशली लर्न रखने, माइग्रेशन का पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी पूछा है ना। अडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एट्रीब्यूट जो है वो ऑर्गेनिज्म को देगा सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस इन हैबिटेट। बहुत सारे ऐसे एडेप्टेशन है जहां पर लॉन्ग टाइम के लिए जो जेनेटिकली फिक्स्ड होता है। नाउ एडेप्टेशन इन कंगारू रेड एंड नॉर्दर्न अमेरिकन डिजर्ट्स, वहां पर ये कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं और क्या करते हैं। ठीक, नाउ इनके पास होता है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, ये वाटर एक बाई प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। अगर एक्सटर्नल सोर्स वाटर का नहीं है तो इंटरनल जो फैट ऑक्सीडाइज होगा वही ऑक्सीडाइज होगा।
इनके पास एबिलिटी रहती है टू कंसंट्रेट यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ना डेजर्ट प्लांट में एडेप्टेशन कैसे होगा? एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट, प्लांट्स के पास थिक क्यूटिकल होता है लीफ सरफेस में, उनका स्टोमेटा डीप पिट्स में अरेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम वाटर लॉस हो थ्रू ट्रांसपिरेशन। एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होती है कैम पाथवे, जो स्टोमेटा को इनेबल होगी और दिन के टाइम में क्लोज रहेगा। डेजर्ट प्लांट जैसे ओपोन्टिया हैव नो लीव्स, so they are reduced to spines. Photosynthesis done by their stems. Mammals में कैसे होंगे? Colder climates में इनके पास shorter ears होंगे and limbs to reduce heat loss. This is known as Allen's rule. That is shorter ears and limbs to reduce heat loss. That is known as Allen's rule. Allen's rule. तो ये जो aquatic mammals रहेंगे जैसे कि seals have a thick layer of fat bubbler below their skin that acts as an insulator and reduces fat of body. नाउ फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एडेप्टेशन, जो आर्की बैक्टीरिया रहेंगे ये फाउंड होंगे कहाँ पर? हमें हॉट स्प्रिंग्स में एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, जहाँ पर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होंगे। बहुत सारे फिशेस एंटार्क्टिक वाटर्स पे रहेंगे, टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ मराइन इंटरवेट्स इनवर्टिब्रेट्स रहेंगे, फिशेस रहेंगे कि ग्रेट डेप्थ में रहेंगे इन द ओशंस, जहाँ पर प्रेशर रहेगा ग्रेटर देन 100 टाइम्स देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो ग्रेटर देन 3500 मीटर, जहां पे हम एल्टीट्यूड सिकनेस लगता है ना, ऑक्सीजन की कमी लगती है। वाई? इट्स सिम्टम जैसे नॉजिया, हार्ट पाल्पिटेशन, घबराहट होगी, फटीग होगा, थकान होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमें इस सिचुएशन पे लो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से आरबीसी की इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग रेट और ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, एज वेल एज जो बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? बिहेवियरल एडेप्टेशन जैसे डिजर्ट लिजार्ड बास, सन में ये क्या करेंगे? हीट को ऑब्जॉर्व करेगी जब इसका बॉडी टेम्परेचर लो रहेगा, लेकिन बट मूव टू द शेड एरिया व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर स्टार्ट होने लग जाएगा तो वो भी ऐसे छांव में जाके रेस्ट करना चाहेगी, या इट मूव टू द शेड प्लेस। क्लियर? Some species burrow into the soils to hide and escape from the above ground heat. Now population. What do you mean by population? Group of individuals, किसी भी सेम स्पीसीज का जो कोई भी जोग्राफिकल एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जो भी सर्वाइव कर रहे हैं या फिर सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल all the cormorants in a wetlands, rats in the abandoned dwelling, teakwood trees in the forest stack, bacteria in a culture plate and lotus plant in the pot. ये सब एक पॉपुलेशन से ही कहलाएंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का। क्यों? क्योंकि ये इकोलॉजी हमारे पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से मैच है, लिंक है ना। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में ये इंपॉर्टेंट है। बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है? बर्थ रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ। एग्जाम्पल, एक in a pond there are 20 lotus plant last year, and through reproduction a new plant 8 new plant are added, so current population is 20 plus 8 28. now birth rate ठीक इसकी क्या हो जाएगा? 8/20 that is 0.4 offspring, मतलब पर लोटस पर ईयर। डेथ रेट की अगर बात करें refer to per capita, that 4 individuals in a laboratory population 40 fruits lice died during a week, 4/40, that is death rate 0.1 individual per fruit fly per week. Now, sex ratio. Population has a sex ratio. 60% of the population is females and 40% of males. Age pyramid is a structure obtained by the age or distribution, that is percentage individuals by a given age or group. This is important. How this work? Now see, this is the age pyramid. एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर एज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा परसेंटेज इंडिविजुअल्स और एज ग्रुप। ये प्लॉटेड एज अ पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो जो एज पिरामिड रहेगा जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स और फीमेल्स ज्यादा कंबाइंड आएगा। सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज पिरामिड्स ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर एक्सपांडिंग है या प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर एक्सपांडिंग है तो सी इज द एक्सपांडिंग रेशियो, बट अगर स्टेबल है तो
ये स्टेबल रेशियो है, बट अगर डिक्लाइनिंग है तो समथिंग लाइक दैट। क्लियर? ना, population size or population density. It is the number of individuals of a species per unit area or volume. For example, population density of Siberian cranes and Bharatpur wetlands in a year is less than 10. It is millions of chlamydomonas in the pond. Population size हम किससे मेजर कर सकते हैं? For percentage cover or biomass. In an area, 200 Parthenium plants on a single huge banyan trees are seen. In such cases, measuring percentage cover or biomass is meaningful to show importance of banyan tree. तो टोटल नंबर डिफिकल्ट होगा ह्यूज पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए, तो उन सच केस में हम क्या करेंगे? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां पर हमें एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं पता हो, हम वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ फिशेस caught per trap indicates the total population density in the lake. कुछ केसेस में इनडायरेक्ट एस्टिमेशन भी होते हैं पॉपुलेशन साइज के, जैसे कि टाइगर सेंसस इन नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैरेट्स। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज होगा साइज के हिसाब से, डिपेंड्स ऑन फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड वेदर के हिसाब से पॉपुलेशन साइज ग्रोथ होगा। Changing in population density gives some idea about the population, whether it is flourishing or declining. Four basic processes that fluctuate population density, that is natality, mortality, immigration and emigration. Clear? So the natality होगा, it is the number of birth in a population given in a per period. Mortality, number of death. Natality is birth. Mortality is death. Immigration is the same number of individuals of same species that have come to the habitat elsewhere during, कहीं से जो आए होंगे, है ना? It have come to into the habitat from elsewhere during a given period. कुछ period के लिए जो कहीं और से आए होंगे अपने आप को hospitalize करने के लिए, that is immigration. But what is immigration? Number of individuals of the population who have, जिन्होंने छोड़ दिया हो habitat और कहीं और चले गए होंगे, ठीक है? ये वो जो कहीं से आए होंगे और ये वो जो छोड़ गए, ठीक? दैट इज बहुत कंफ्यूजिंग है, इंपॉर्टेंट है। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नेटिलिटी एंड मॉर्टिलिटी। ये नेटिलिटी और इमिग्रेशन दोनों ही इंक्रीज होगा पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, बट मॉर्टिलिटी एंड इमिग्रेशन डिक्रीज होगा विद द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये दोनों इंक्रीज होंगे और ये दोनों डिक्रीज होंगे। सी, दैट इज नेटिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी में, लेकिन मॉर्टिलिटी चूंकि डेथ रहते वो नेगेटिव साइन। इमिग्रेशन ऑल्सो पॉजिटिव और इमिग्रेशन इज नेगेटिव। क्लियर? क्यों? क्योंकि उन्होंने लेफ्ट कर दिया है और ये डेथ है, ये बर्थ है और ये कहीं और से आए हैं, ठीक? अगर n is the population density at time, that is time density at time will be t plus 1, that is nt plus 1 equals to हो जाएगा natality plus birth rate plus immigration minus death rate plus immigration. Very important. Population density increases if birth rate plus immigration is more than death rate plus immigration. Clear? Otherwise it will decrease. So ये सब है नॉर्मल कंडीशन में, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। नाउ ग्रोथ मॉडल्स। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे तो पहला आपका जगह रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस आर एसेंशियल फॉर अनलिमिटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो कुछ स्पीशीज फुल नेट पोटेंशियल लगाएंगे ग्रो करने के लिए, और उन्हीं पॉपुलेशन ग्रो एक एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिकल फैशन शो करेगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट। यदि पॉपुलेशन साइज इक्वल्स टू n, तो बर्थ रेट इक्वल्स टू b एंड डेथ रेट्स इक्वल्स टू d, then increase or decrease in n during a unit time. So dn by dt equals to b minus d, birth minus death rate into n. कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, दैट इज r n। नाउ यदि r क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर, नेचुरल r क्या है यहाँ पे? इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज r पूछता है। r वैल्यू ऑफ नॉर्मल रेट होती है 0.015 r, तो वैल्यू ऑफ फ्लोर ऑर्बिटल 0.12। ह्यूमन पॉपुलेशन की होगी 1981 के टाइम पे 0.0205, तो द फॉर्मूला विल बी
n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर RT। क्लियर? n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, n0 एट टाइम 0, r नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल लॉगरिथम e, a जे शेप्ड कर्व और b आपका हो जाएगा सिग्मॉइड कर्व। a एंड b इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज a, व्हाट इज b पूछता है। a is the exponential growth and b is the logistic growth. Now see, this is J shape and B is the sigmoid। वही था अभी A और B क्या है। ठीक, ये सब आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है जिन्होंने कैरी किया है। नाउ लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ इज व्हाट, जहां पर पॉपुलेशन नहीं है बट अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस लीड्स टू कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल्स फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिड्यूस्ड। जो सही रह रहा है वो जल्दी से सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस होगा। नेचर में given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. It is called carrying capacity, that is K. This is the Bernhorst-Paul logistic growth, that is population with limited resources shows initially lag phase, phases of acceleration and deceleration and finally and क्या फॉर्म किया asymptotic। तो इस टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ को हम बोलेंगे Bernhorst-Paul लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये आपका फॉर्मूला dn by dt इक्वल्स टू r and k minus n by k। r आपका हो जाएगा इंट्रिंसिक रेट, k कैरिंग कैपेसिटी और n पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। ये पूछता है व्हाट इज k, व्हाट इज r, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल populations are finite, the logistic growth is more realistic one. So this is the like that. Now लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है कि कैसे पॉपुलेशन इवॉल्व हो रहे हैं, मैक्सिमम रिप्रोड्यूस्ड, अपने आप को फिटनेस रख रहे हैं, डार्विन फिटनेस कैसे हो रही है, सिलेक्शन प्रेशर्स कैसे हो रहा है, ये सब आपकी आ जाएगी, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ऑयस्टर्स वगैरह देखो, पैलेजिक फिशेस कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कैसे ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर रहे हैं, दीज आर थिंग्स इन द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत तरीके से ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी में इंटरेक्ट होते हैं, तो दो स्पीशीज के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हम उनको बोलेंगे। इसमें आप कहेंगे प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ये जो रहेंगे इंटरेक्टिंग स्पेशली लाइवली क्लोज टुगेदर। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है म्यूचुअलिज्म, नेगेटिव नेगेटिव कॉम्पिटिशन। ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है प्रेडेशन, पॉजिटिव नेगेटिव पैरासिटिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंसलिज्म और नेगेटिव नेगेटिव अमेंसलिज्म। क्लियर? अब इसमें पहचानोगे कैसे? पहचानोगे बेटा आप एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, इनके सब की अलग अलग एग्जाम्पल है, आप इसके थ्रू पहचानो। म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन और अमेंसलिज्म। जस्ट ना प्रेडेशन क्या है? फूड चेन की अगर बात करें तो सारे कार्निवरस, हर्बिवरस, ये सब प्रेडेटर्स हैं। 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। If a predator overexploits its prey, then the prey might become extinct. ठीक है, बहुत ज्यादा अगर ओवर एक्सप्लॉइट करता है प्रे को तो प्रे खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेडेटर का एक्सटिंक्शन, वो भी चले जाएंगे। तो प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करेंगे, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से जो भी एक्सोटिक स्पीशीज है ये इंट्रोड्यूस होंगी ज्योग्राफी का एरिया में और धीरे धीरे स्प्रेड होके नेचुरल प्रेडेटर्स का एब्सेंसेस को ठीक करेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रिकी पियर, एग्जाम्पल्स आपको सबके याद रखना है क्योंकि ऐसे नहीं पहचान पाओगे। प्रिकी पियर कैक्टस, ये हमने इंट्रोड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया में इन द अर्ली 1920, जो किसकी वजह से हुआ, हैवॉक बाय स्प्रेडिंग। फाइनली जो इन्वेसिव कैक्टस था हमने लाया अंडर कंट्रोल आफ्टर कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, जो मॉथ था वो हमने कंट्री में इंट्रोड्यूस किया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स जो रहेंगे ये एबिलिटी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। प्रेडेटर्स स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे by reducing the intensity of competition among competing prey species. For example, starfish physaster, ये प्रेडेटर है रॉकी इंटरडेल कम्युनिटी की, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की। एक्सपेरिमेंट में जब सारे स्टारफिश रिमूव्ड होगी क्लोज इंटरटाइडल एरिया से, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year due to interspecific competition. क्लियर? एक तो स्टारफिश का एग्जांपल है आपका इम्पोर्टेंट,
प्रिडेशन के लिए। नाउ डिफेंसेस ऑफ प्रे स्पीशीज टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ द प्रिडेशन। जो कैमोफ्लेज होगा जिसको हम बोलेंगे क्रिप्टिक कलरेशन, कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स में रहेंगे, कुछ पॉइजनस रहेंगे, सो प्रेडेटर्स अवॉइड भी करते हैं। लेकिन मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिजास्टरफुल होगी टू इट्स प्रेडेटर बर्ड्स। क्यों? क्योंकि स्पेशल केमिकल इसमें होता है कैटरपिलर एज में बाय फीडिंग पॉइजनस वीड। थॉर्न्स की बात करें, अकेशिया कैक्टस, ये मोस्ट डिफेंस करेंगे अपने आप को प्लांट से, और कुछ ऐसे प्लांट्स रहेंगे जिसमें हर्बिवोरस से इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, ये सब मार देता है, जैसे कि कैलोट्रोपिस, ये हाईली पॉइजनेबल रहेगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, देयरफॉर कैटल एंड गोट्स इन्हें नहीं खाती। तो निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, ये सब आपके रहेंगे अगेंस्ट रहेंगे ग्रेजर्स और ब्राउजर्स के लिए। कंपटीशन, जहां पर फिटनेस एक स्पीशीज के लिए significantly lower in the presence of another species, दोनों को ही चाहिए, that is competition. It is potent force in organic evolution when closely related species compete for the same limited resources. Unrelated species can also compete for the resources, that is flamingos and fishes in some shallow South American lakes compete for, very important, zooplankton. Competition occurs in abundant resources, जब बहुत सारे resources हो competition होगा. In interference competition, feeding efficiency of one species is reduced due to interfering and inhibitory presence of other species if resources are abundant. Evidences क्या है? Abingdon tortoise of Galapagos Island, ये extinct हो गया समय के साथ। क्यों? गोट्स इंट्रोड्यूस किया आइलैंड में ड्यू टू हायर ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। कॉम्पिटिटिव कैसे रिलीज हुआ? स्पीशीज जो रहेगी स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर गया, जिसकी वजह से अब जाना मुश्किल हो गया, तो कॉम्पिटिटिव बढ़ गया सुपीरियर स्पीशीज का, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे ये भी रिमूव होने लग गए। और कैनल्स एक्सपेरिमेंट किया था कि जहां पर लार्जर कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्नाकल, दैट इज बालेनास, डोमिनेट इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्नाकल्स क्लैथेमेलस फ्रॉम दैट zone. Gauss के competitive exclusion principles थे. It states that two closely related species competing for the same resources but cannot coexist indefinitely, and the competitive inferior one will be eliminated eventually. ये important है. This is the true in the limited resources but not for otherwise. कुछ species competition face करते हैं coexistence के चक्कर में, that is resources partitions वगैरह से, ये भी होता है. तो रिसोर्स पार्टीशनिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब दो स्पीशीज कंपीट करेंगे सेम रिसोर्स के लिए तो ऐसा होगा. मैक आर्थर ने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज शो किया था वार्बलर्स के लिए, जिसकी वजह से कंपटीशन एग्जिस्ट था. ना पैरासिटिज्म जहां पर लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज high reproductive capacity. Life cycle of parasites are often complex, जैसे कि human liver flux depend on two intermediate hosts, जैसे कि snail और fish पर, to complete its life cycle. जैसे malaria parasites को mosquito की need है to spread other host, वैसे ही parasites host को harm करेंगे. ये सर्वाइवल को रिड्यूस करेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सबको डिक्रीज करता है, और यही होस्ट को फिजिकली वीक और मोस्ट वनरेबल बनाता है प्रेडेशन के लिए. ना दो टाइप के पैरासाइट रहेंगे, एक होगा एक्टो और दूसरा होगा एंडो. पैरासाइट्स जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट को फीड करेंगे, जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमंस, है ना, टिक्स ऑन डॉग, एक्टोपैरासाइट कॉपीपॉड्स और मराइन फिशेस, कैस्केटा प्लांट्स, ये सब. कैस्केटा के पास कोई क्लोरोफिल नहीं रहेगा और लीव्स नहीं होगी, तो डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट. फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि इट नीड्स आवर ब्लड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, फूड की तरह नहीं. इंपॉर्टेंट है ये भी. एंडोपैरासाइट्स जो होस्ट के अंदर रहेंगे डिफरेंट साइट्स में, जैसे लिवर, किडनी, लंग, आरबीसी. लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स. दे आर मोर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स एंड हाई reproductive potential. Clear? Now, blood parasites and birds. The parasitic birds lay eggs in the nest of its host and let the host incubate them. During the course of evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the
host egg in size and color to reduce the chance of the host bird and detecting the foreign eggs and ejecting from the nest. ये भी blood parasitism है ना, अपने eggs को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं. That is blood parasitism from between cuckoo and crow. ऐसा करते हैं. Commensalism and mutualism. Commensalism के एग्जाम्पल तो ऑर्किड रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा. ये एपीफाइट में मैंगो पे ग्रो करेगा, ना ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच. दैट इज जो ब्रांच हो रहा है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ऑर्किड को इससे फायदा मिल रहा है. बार्निकल्स बैक ऑफ वेल्स में ग्रो कर रहे हैं तो बार्निकल्स को फायदा है, इसको कोई न्यूट्रल है. ठीक. कैटल एग्रेट एंड गेजिंग क्रेटल, सी एनिमोन एंड क्लोन फिश. सिर्फ एग्जाम्पल लर्न कर लो, देख लो, इम्पोर्टेंट है. लाइकन बेस्ट एग्जाम्पल और माइक्रोराइजम वेरी इम्पोर्टेंट, हमेशा पेपर में ये आते हैं ना. प्लांट और एनिमल के बीच में जो म्यूचुअलिज्म होता है पॉलिनेशन के थ्रू होता है और सीड डिस्पोजल होता है. फिग ट्रीज और वास्प के बारे में देखा होगा. ये जो फिग रहेंगे ये पॉलिनेटेड होंगे पार्टनर के थ्रू सिर्फ. वास्प स्पीशीज और कोई अदर स्पीशीज से नहीं. जो फीमेल वास्प पॉलिनेट रहेगी फिग इन्फ्लोरेसेंस, while searching for suitable egg laying sites in the fruit. तो जो फिग रहेगी ऑफर्स करेगी वास्प को कि डेवलप सीड्स एज फूड फॉर द वास्प लार्वाe. ऑर्किड्स डाइवर्सिटी शो करेगा, यहाँ पर भी फ्लोरल पैटर्न्स के थ्रू होगा, है ना. कोई भी ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड्स यहाँ पे नहीं रहेगी, पॉलिनेटर्स के थ्रू अट्रैक्ट होंगे. सेक्सुअल डिफिशिएट जो रहेंगी जैसे मेडिटेरियन ऑर्किड्स, एक पेटल फ्लावर का रिजेंबल्स करेगा फीमेल बी के साइज में, कलर मार्किंग्स में. सो मेल भी वहां पर आके पॉलन डस्टेड होंगे. दैट इज स्यूडो कॉपुलेट्स यहाँ पे जो होगा. जब बी स्यूडो कॉपुलेट्स करती है ना, तो अनदर फ्लावर ट्रांसफर करेगा पॉलिनेट टू इट. ठीक है, फॉल्स कॉपुलेशन करने की कोशिश करेंगे. If female bees colors pattern change slightly during evaluation, then pollination success will be reduced unless the orchid flowers evolve to maintain the resemblance of its petals to the female bee. This is something like that. See, this is the mutual relationship between fig and wasp. Clear? ये आपका हो जाएगा फिग फ्लावर. इसको किसने पॉलिनेटेड किया? वास्प ने. देखो फ्लिप का फ्लावर है, वास्प इज गोइंग टू पॉलिनेट. नेक्स्ट इज वास्प जो lying in the eggs in the fig fruit. ठीक है, देखो ये सब है. समथिंग लाइक दैट. नाउ ये जो फिगर है, ओवरऑल जो फिगर है, ये क्या शो कर रहा है? बी पॉलिनेटेड ऑन द ऑर्किड फ्लावर. ये ऑर्किड में फ्लावर है और ये जो बी है पॉलिनेट कर रहा है. सो दिस इज ओनली फॉर दैट. ठीक है, दिस इज ओनली यू हैव टू लर्न ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन. बस इतना ही. रिवाइज करिए, नोट्स जरूर देखिए, टेस्ट दीजिए और अपने आप में एक्यूरेसी जरूर लाइए. एक बार ऐसे पढ़ो बस कंफर्म. एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस टाइप से अपने आप को प्रिपेयर करो. क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट. गुड लक.